Jai Hind students, welcome to the English class. Let me introduce myself. I am Vaishali Dubey, upper middle teacher from Government Higher Secondary School, Sonakhar, district Chhindwara. Today we are going to take up the lesson of class 10th English book first flight, lesson number 5, chapter number 5, which is a poem, The Ball Poem, written by John Berryman. In the entire video, we are going to learn about the poet John Berryman and explanation of all stanzas with difficult word meanings. Third, literary devices. Fourth, summary of the poem. And fifth, questions and answers. इस पूरे वीडियो में हम इन 5 पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. सो लेट अस बिगिन विद द पोएम. पोएम स्टार्ट करने से पहले वी विल डिस्कस अबाउट द पोएट. John Berryman Allen McAlpin Berryman, an American poet and scholar, was born on 25th October 1914 at McAllister in Ocala, USA. जॉन बेरीमैन का बर्थ जो है 25 अक्टूबर 1914 को मैकएलिस्टर जो ओकाला यूएसए में है वहाँ हुआ था. ये बहुत बड़े कवि और एक विद्वान थे. ही वॉज एजुकेटेड एट क्लेयर कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी. इन्होंने अपनी पढ़ाई क्लेयर कॉलेज कोलंबिया यूनिवर्सिटी से की. इन 1961 ही गॉट मैरिड टू कैट डोनाहू. और 1961 में बहुत बाद में इनकी जो शादी है कैट डोनाहू नाम की एक महिला से हुई. हिज फेमस वर्क इंक्लूड द ड्रीम सॉन्ग, 77 ड्रीम सॉन्ग एंड बेरीमैन्स शेक्सपियर. इनके जो फेमस काम है उसमें ड्रीम सॉन्ग बहुत फेमस है और बेरीमैन शेक्सपियर जो वर्क उनका काफ़ी फेमस है. ही वॉज अवॉर्डेड पुलित्जर प्राइज फॉर पोएट्री इन 1969. ही डाइड ऑन 7 जनवरी 1972. इन्हें पुलित्जर प्राइज से 1969 में नवाजा गया और 7 जनवरी 1972 में इनका देहांत हो गया. चलिए पोएम के एक्सप्लेनेशन को देखते हैं. पोएम समझने से पहले यहाँ पर मैं आपको कुछ बताना चाहूँगी. इस स्टोरी में एक लड़का है. अ बॉय लॉसेस अ बॉल. एक लड़का है जिसके हाथ में आप देख रहे हैं गेंद है और ये लड़का अपनी गेंद खो देता है. ही इज़ वेरी अपसेट और वह बहुत घबरा जाता है. अ बॉल डजेंट कम कॉस्ट मच. एक गेंद की कीमत अधिक नहीं होती. नॉर इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बाय अनदर बॉल. और ना ही कोई दूसरी गेंद खरीदना मुश्किल है. बाय देन इज़ द बॉय सो अपसेट. फिर भी लड़का इतना परेशान क्यों है. रेड द पोएम टू सी वॉट द पोएट थिंक्स हैज़ बीन लॉस्ट. और इस कविता को पढ़ो कि कवि के विचार से लड़के ने क्या खो दिया. एंड वॉट द बॉय हैज़ टू लर्न फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ लूजिंग समथिंग. और लड़के को किस चीज़ के खो जाने के अनुभव से क्या सीखना पड़ता है. मतलब उसने अपनी बॉल जब खोया तो उसे क्या एक्सपीरियंस हुआ और उसने क्या सीखा. बस हम यही इस पोएम में जानेंगे. इसमें देखते हैं शुरुआत में ही फर्स्ट स्टैंजा हम शुरू करते हैं. वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल. वॉट इज़ ही टू डू. I saw it go merrily bouncing down the street and then merrily over there it is in the water. पोएट यहाँ पर बता रहे हैं कि एक लड़का जो है वह लड़का अब क्या है. What is the boy now. वह लड़का क्या है. Who has lost his ball. जिसने अपनी बॉल क्या कर दी है, अपनी गेंद खो दी है. What is he to do. और अब वह उसे क्या करना है. I saw it go. It for ball. इट वर्ड यहाँ पर पोएट ने कभी बॉल के लिए गेंद के लिए यूज़ किया है. कवि कह रहे हैं कि मैंने उसे जाते देखा. मैरीली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट. जो बहुत खुशी से, मैरीली मीन्स होता है चीयरफुल, यानी इमेजरी वर्ड यहाँ पर यूज़ किया है कल्पना शक्ति के साथ से कि बॉल कैसी है, खुशी खुशी है. वह खुशी खुशी बाउंस करती हुई, दैट मीन्स जंपिंग अप एंड डाउन, ऊपर नीचे उछलती हुई जो है वह सड़क पर जा रही है. एंड देन मैरीली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर. और वह खुशी से जो है उस बाद में जो है
अब वह जो है वो पानी में जा चुकी। या कहना चाहिए कि मैंने उसे गली में प्रसन्नता से उछलते हुए देखा और अब वह पानी में है। यहाँ पोएट ये बता रहे हैं इस स्टैंजा में। यहाँ पर लिटरेरी डिवाइसेस जरूर हम इस स्टैंजास की डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो स्टैंजास है, व्हाट इज द बॉय नाउ हु हैज लॉस्ट हिज बॉल, व्हाट इज ही टू डू, आई सा इट गो मैरिली बाउंसिंग down the street and then merrily over there it is in the water। anaphora एक डिवाइस होता है, use of repeated words in two or more lines। यहाँ पर एक या दो लाइनों में एक ही प्रकार के शब्द का एक जो है उसका रिपीटेशन जो होता है उससे एनाफोरा कहा जाता है। व्हाट इज द बॉय, व्हाट इज ही, ये व्हाट वर्ड जो दो देख रहे हैं हम, ये दो लाइनों में एक साथ यूज़ किया जा रहा है, ये एनाफोरा कहलाता है। इसी प्रकार मैरिली ये दो लाइन्स में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये दो एक ही वर्ड दो लाइन में लगातार यूज़ किया जा रहा है, इसलिए इसमें एनाफोरा डिवाइस यूज़ की गई। एक और डिवाइस होता है एजोनेंस, दैट मीन्स रेपिटेड यूज ऑफ वॉवेल ओ। यहाँ पर एक एजोनेंस एक डिवाइस होती है जिसमें वॉवेल वर्ड का रिपीटेशन हो, तब उस डिवाइस को एजोनेंस कहा जाता है। और हमने यहाँ पर इस लाइन में देखा है, ये फर्स्ट लाइन ही आप देखिए, बॉय ओ, नाउ ओ, हु ओ, लॉस्ट, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं ओ, ये पूरी बाय नाउ हु लॉस्ट, इसमें ओ जो वॉवेल है इसका रेपिटेशन हुआ है, दैट इज कॉल्ड एजोनेंस। इमेजरी, यहाँ पर काल्पनिक रूप से उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है, मैरिली मतलब उछलती कूदती, खुशी खुशी उछलती कूदती। ये कल्पना शक्ति है कि मतलब कवि ने गेंद के लिए इमेजरी वर्ड मैरिली यूज़ किया है। रेपिटेशन व्हाट वर्ड का रिपीटेशन यहाँ पर हुआ है, ये रेपिटेशन साउंड हुआ। नेक्स्ट हम देखेंगे, नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। यहाँ पर नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स मतलब पोएट ये कह रहे हैं कि इसको कहने की इसका कोई फ़ायदा नहीं है कि अब कोई दूसरी गेंद भी है, क्योंकि बच्चे की गेंद जो है उछलती कूदती हुई कहाँ है, नदी में, रोड से सड़क से उछलती कूदती हुई अब कहाँ चली गई है, नदी में चली गई है। तो अब पोएट यहाँ समझाना चाह रहे हैं कि बच्चे को ये बताने का, कहने का कोई मतलब नहीं है कि अब दूसरी क्या है, अन्य गेंदें भी हैं। एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड ट्रेम्बलिंग स्टारिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज इनटू द हवो वेयर हिज बॉल बेंट। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि दूसरी गेंदें हैं। अंत तक हिला देने वाला दुख बच्चे को जड़ बना देता है। एक्चुअली जो एन अल्टीमेट शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द बॉय एज ही स्टैंड रिजिड, दैट मीन्स मतलब उसकी बॉल जो थी ना वो गुम गई, वो चली गई उसके हाथ से। तो वहाँ बच्चे की स्थिति ये बताया जा रही है कि उसके लिए बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि वो उसकी बहुत प्यारी उसकी पसंद की वो बॉल थी जो उसके पास से चली गई। तो आखिरकार जो है अंत तक उसको हिला देने वाला जो दुख हुआ, ग्रीफ दैट मीन्स जो दुख हुआ, उसने बच्चे को क्या बना दिया, फिक्सेस द बॉय, उसने बच्चे को जड़ बना दिया, वो फिक्स हो गया। एज ही स्टैंड रिजिड, और वह जो है बिल्कुल रिजिड यानी फिक्स हुआ, एक जगह स्थिर हुआ। ट्रेम्बलिंग यानी कांपते हुए, स्टारिंग डाउन ऑल हिज यंग डेज मतलब कांपते हुए टकटकी लगाकर अपने यंग डेज यानी बचपन के उन सभी दिनों को वह याद करता है उस बंदरगाह की ओर जहां उसकी गेंद चली गई। मतलब बच्चे की बचपन की कंडीशन को कवि ने यहाँ पर शो किए हैं कि उसके बचपन के दिनों को वह याद करता है कि जब उसकी जो गेंद थी हावो में, दैट मीन्स बंदरगाह पर, यानी पानी जहाँ पर बोट्स खड़ी होती हैं, नाव, उसको हावा कहा जाता है, वहाँ पर उसकी जो बॉल थी वो उछलती कूदती हुई चली गई। हिज बॉल बैंट, जहाँ उसकी गेंद चली गई थी। आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, और कवि यहाँ पर कहते हैं कि मैं उसके साथ दखल अंदाजी नहीं करूँगा, मतलब मैं उसकी कोई हेल्प नहीं करूँगा उसकी बॉल चले जाने पर। अ डाइम अनादर बॉल, और क्यों, यह कहते हुए कि उसके गेंद की कीमत मात्र अ डाइम यानी एक डाइम दैट मीन्स 10 सेंट्स है, ये मैं नहीं करूँगा दूसरे बॉल के लिए। इस वर्थलेस मतलब ये जो है बेकार है। नाउ ही सेंसेस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और अब
उससे अपनी प्रथम जिम्मेदारी का एहसास होता है। एक्चुअली कवि यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि मैं उसे ये नहीं कहूँगा कि तुम्हारे लिए दूसरी बॉल आ जाएगी और दूसरे और पैसे से दूसरी जो है गेंद खरीदी जाएगी, सब बेकार है। क्यों भी कह रहे हैं? क्योंकि उसके लिए तो वही बॉल बहुत प्रिय थी जो उसके पास से चली गई, और जीवन में ऐसा हर किसी के साथ होता है। यही तो कवि यहाँ पर इस पोएम में सिखाना चाह रहे हैं कि कोई पसंदीदा वस्तु या कोई पसंद का व्यक्ति हमारे पास से चला जाए तो ये नहीं कि ना वो दोबारा वापस आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि अनादर बॉल इज बर्थलेस, मतलब दूसरी बॉल के लिए ही कहना कि दूसरी बॉल आ जाएगी, ये बर्थलेस है यानी बेकार है। और अब उसकी जो पहली जिम्मेदारी का बच्चे को यहाँ पर क्या होता है? एहसास होता है। ग्रीफ मीन्स होता है सौरो यानी कि दुख, रिजिट यानी फिक्स्ड स्थिर, ट्रेम्बलिंग यानी शेकिंग कांपना, हार्बर मीन्स डॉक या पोर्ट यानी बंदरगाह, इंट्रूड यानी इन्वॉर्डर दखल अंदाजी, डाइम मीन्स होता है 10 सेंट्स, यूएसए की जो करेंसी है 1 डाइम दैट मीन्स 10 सेंट्स, एंड वर्थलेस मीन्स वैल्यूलेस यूजलेस यानी जिसकी कोई उपयोग का जो ना हो या कीमत रहित। नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स, यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि नो यूज टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। क्यों कवि ये बात बताना चाह रहे हैं? एन अल्टीमेट शेकिंग grief fixed the boy as he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball bent. I would not intrude on him a dime, another ball is worthless now. He senses first responsibility। इस पूरे स्टैंडा में हम देख रहे हैं रेपिटेशन डिवाइस के फॉर्म में बॉल वर्ड जो है बहुत बार यूज़ किया गया है, ये रेपिटेशन है। एंड एसिन डेटर नाम की एक लिटरेरी डिवाइस होती है। नो यूज़ ऑफ कंजंक्शन इन अ सेंटेंस, मतलब वाक्यों में कंजंक्शन वर्ड का यूज़ नहीं होना, ये डिवाइस कहलाती है। और ये जो है इस लाइन में है आ डाइम अनदर बॉल इज़ वर्थलेस, ये वाली जो लाइन है ये लाइन में एसिन डेटन लिटरेरी डिवाइस यूज़ की गई है जिसमें कंजंक्शन यूज़ नहीं किया गया है। इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन, यहाँ पर पोएट आगे बता रहे हैं पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लिटिल बॉय एंड नो वन बॉयज अ बॉल बैक, मनी इज एक्सटर्नल। यहाँ पर कवि ये बता रहे हैं कि इन अ वर्ल्ड ऑफ पोजेशन मतलब अपनी संपत्ति के संसार में पीपल विल टेक बॉल्स, बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज, लोग नई गेंद खरीद लेते हैं। लिटिल बॉय यानी संपत्ति के संसार में लोग नई गेंद खरीद लेते हैं और गेंदें जो हैं सदैव खोई जाती रहेंगी। बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज मतलब ऐसे तो गेंद घूमते जाएंगी और लोग नई गेंद खरीद लेंगे, लिटिल बॉय यानी छोटे बच्चे। एंड नो वन बॉयज आ बॉल बैक, और कोई भी व्यक्ति खोई हुई गेंद को वापस नहीं खरीदता, मतलब जो गेंद चली गई ना उसको वो नहीं खरीद सकता। मनी इज एक्सटर्नल, और पैसा तो बाहर ही होता है। ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आईज, वह अपनी निराशा आंखों के पीछे, डिस्पैरेट आईज मतलब वह कवि बोल रहे हैं कि वह अपनी निराशा आंखों के पीछे यानी अंदर से जो है वह सीख रहा है खो जाने को। हिज डिस्पैरेट आईज, ही इज लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आईज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब वह खो जाने का जो एपिस्टेमोलॉजी मीन्स होता है समझ, इस समझ को वह जान रहा है कि खो गई कोई वस्तु तो वो दोबारा वापस नहीं मिलती, इस चीज़ को वह सीख रहा है। हाउ टू स्टैंड अप, और यहाँ पर वो सीख रहा है और सीखता है कि कैसे खड़ा हुआ जाता है। और नोइंग वॉट एवरी मैन मस्ट वन डे नो, और उस चीज़ को जानते हुए जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक दिन जाननी पड़ती है। एंड मोस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और बहुत से लोग अनेक दिनों से इसे जानते हैं कि खड़ा कैसे हुआ जाता है, अर्थात सभी लोग अपने पैरों पर खड़ा होना सीख जाते हैं। एक्चुअली इस
पूरे स्टैंजा में कवि ये शो करना चाह रहे हैं कि जो चीज़ हमसे गुम जाती है, हमारे से चली जाती है, चाहे वो मटेरियलिस्टिक थिंग हो या कोई पर्सन हो जिससे हम बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, यदि वो हमसे दूर हो जाते हैं या इस दुनिया से अलविदा हो जाते हैं या कोई कीमती चीज़ हमसे चली जाती है, तो दोबारा वही हम वापस नहीं ला सकते। पैसों से भी उसे वापस लाना मुश्किल होता है। इसी चीज़ को कवि सिखाना चाहते हैं कि वह जो है अपने निराशा आँखों के पीछे जो है वह सीखता है कि कैसे खड़ा हुआ जाता है, हाउ टू स्टैंड अप, मतलब कैसे खड़ा होते हुआ जाता है यदि कोई चीज़ खो जाए। और इसी चीज़ को जानना हर इंसान के लिए ज़रूरी होता है, और बहुत से लोग अनेक दिनों से इसे जानते हैं कि खड़ा कैसे हुआ जाता है। अर्थात सभी लोग अपने पैरों पर जो है खड़ा होना सीख जाते हैं। पोजीशंस में होता है ऑनरशिप, यानी अधिकार पूर्वक, या जिसका खुद का अधिकार जिस चीज़ पे हो। एक्सटर्नल मीन्स होता है हियर थिंग्स विच फीलिंग्स आर नॉट अटैच्ड, मतलब बाहरी। डिस्पैरेट मीन्स होपलेस, आशाहीन। एपिस्टेमोलॉजी, द ग्रीक वर्ड एपिस्टाइम मीन्स नॉलेज, यहाँ पर एपिस्टेमोलॉजी का मीनिंग होता है ज्ञान। लिटरेरी डिवाइस में एलिट्रेशन यहाँ यूज़ किया गया है। यूज ऑफ साउंड बी एट द स्टार्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव वर्ड्स, बॉयज अ बॉल बैक। यहाँ पर बी साउंड का बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है। और ये जो लाइन्स यहाँ पर आई हुई हैं, ये यहाँ पर हम देख रहे हैं बॉयज अ बॉल बैक, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर आया बॉयज अ बॉल बैग। बी 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 बहुत ज़्यादा यूज़ किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड एलिट्रेशन। एजोनेंस, यहाँ पर बॉवेल साउंड ई का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्पैरेट आइज, ये आप देख रहे हैं ई ई ई ई ई ई, यहाँ पर बहुत सारी जगह पर ई का यूज़ किया गया। इस पूरी पर्टिकुलर लाइन में ई का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, तो यही जो रिवाइज होती है वह एजोनेंस कहलाती है। रेपिटेशन, बी ए डबल एल बॉल यानी गेंद वर्ड का बहुत ज़्यादा रेपिटेशन हुआ है, आप देख रहे हैं इस पूरी लाइन में, अंडरलाइन किया है हमने। राइम स्कीम जरूर यहाँ पर बताएंगे। देयर इज़ नो राइम स्कीम फॉलोड इन द पोएम, इस पूरी पोएम में एक भी राइम स्कीम नहीं है, मतलब तुकबंदी के साथ जो है पोएम नहीं लिखी गई। समरी ऑफ द पोएम जरूर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। द पोएम इज अबाउट लूजिंग समथिंग दैट यू लव एंड लर्निंग टू ग्रो विदाउट इट, कविता उस चीज़ को खोने के बारे में है जिससे आप प्यार करते हैं और उसके बिना बढ़ना सीखते हैं। इट इज़ अबाउट द लिटिल बॉय हु फॉर द फर्स्ट in his young life is learning to experience grief at a loss of a much beloved possession that is his ball। यहाँ पर यह कविता उस छोटे लड़के के विषय में है जो अपने सबसे प्यारी आधिकारिक चीज़ जो कि उसकी गेंद है खो जाने पर दुख का अनुभव करता है। टू us To us, the loss of a wall is a minor incident to which we react very casually। और हमारे लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं कि गेंद का खोना एक छोटी सी घटना है जिस पर हम बहुत जिसके लिए हम बहुत लापरवाही से अपनी प्रतिक्रिया देते हैं, लेकिन लड़के के लिए ये बहुत ही मुश्किलों वाली बात हो रही है। बट फॉर दिस लिटिल बॉय इट इज़ नॉट सो, छोटी सी बच्चे के लिए ये बहुत बड़ी बात नहीं है, मतलब बहुत बड़ी बात है, सॉरी। रिप्लेसमेंट ऑफ द बॉल इज़ वर्थलेस, और इस कितना उसकी कितना जो बॉल यानी गेंद का रिप्लेसमेंट है वह बेकार है। मनी इज़ एक्सटर्नल, और पैसा जो है बाहरी है। इट कैन नॉट बाय बैक अवर लव एंड नॉट रिप्लेस द थिंग दैट वी लव, और पैसा जो है हमारी पुरानी जो चीज़ें हैं और हमारे प्यार को रिप्लेस नहीं कर सकता जिससे हम प्यार करते हैं। द थिंग दैट रियली मैटर्स, और यहाँ पर उन चीज़ों को बदल सकता है जिससे हम प्यार करते हैं और जो वास्तव में मायने रखता है। द पोएट यूजेज इमेजरी वाइल डिस्क्राइबिंग हाउ द बॉल पर्सनिफाइज द स्पिरिट ऑफ द बॉयज चिल्ड्रन इनोसेंस, कवि कल्पना का उपयोग करके वर्णन करता है कि गेंद कैसे लड़के के बच्चे की मासूमियत को व्यक्त करती है। द बॉल पोएम में हम फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वाई डज द पोएट से आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, वाई डजेंट ही ऑफर हिम मनी टू बाय अनदर बॉल। यहाँ पर
कवि क्यों कहता है कि मैं उस पर आक्रमण नहीं करूँगा, वह उससे दूसरी गेंद खरीदने के लिए पैसे क्यों नहीं देता। The poet does not want to intrude so that the boy can get a chance to learn the real truth of life. He has to learn to accept the loss. The loss here means the most important thing are relationship. कवि जो है इसलिए नहीं उसमें अपनी इंट्रूड करते ताकि लड़के को जीवन की वास्तविक सच्चाई जानने का मौका मिल सके और उसे हार को स्वीकार करना सीखना होगा। यहाँ पर नुकसान का जो मतलब है सबसे अहम चीज़ या रिश्ता होता है जो यदि गुम जाए तो दोबारा नहीं मिलता। सेकंड क्वेश्चन है स्टारिंग डाउन all his young days into the harbor where his ball went. Do you think the boy has had the ball for a long time? Is it linked to the memories of days when he played with? घूरते हुए अपनी सभी युवा दिनों को बंदरगाह में जहां उसकी गेंद गई, क्या आपको लगता है कि लड़के के पास लंबे समय से गेंद है और क्या यह उन दिनों की यादों से जुड़ा है जब वह इसके साथ खेले थे। Yes, we can say that the boy had the ball for very long time. हम कह सकते हैं कि लड़के के पास गेंद बहुत लंबे समय से थी, ये सही है। The line itself describes, मतलब ये जो लाइन है वह खुद ही वर्णन करती है। How the boys recalls those days when he used to play with the ball, और यहाँ पर कैसे लड़का उन दिनों को याद करता है जब वह गेंद से खेला था। The ball was surely linked to some sweet memories of his playing with the ball, और गेंद निश्चित रूप से गेंद के साथ उनके खेलने की कुछ मीठी यादों से जुड़ी थी। What does in the world of possessions mean? संपत्ति की दुनिया में का क्या अर्थ है। In the world of possession means that the world is full of materialistic things. संपत्ति की दुनिया में मतलब है कि दुनिया भौतिकवादी चीज़ों से भरी हुई है। Materialistic things are those things which bring comfort and luxury in life. भौतिकवादी चीज़ें वे हैं जो हमारे जीवन में आराम और विलासिता लाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डू यू थिंक द बॉय हैज़ लॉस्ट एनीथिंग अर्लियर? क्या आपको लगता है कि लड़के ने पहले कुछ खोया? पिक आउट द वर्ड्स दैट सजेस्ट द आंसर, और उन शब्दों को चुनिए जो आंसर उत्तर सुझाते हैं। द लाइन इन द पोएम, नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये जो लाइन है कि अब उसे अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास है। हेल्प्स अस टू नो दैट द बॉय हैज़ नॉट लॉस्ट एनीथिंग बिफोर, यानी पहली बार उसकी कोई चीज़ गुमी थी और पहली ही जिम्मेदारी का यहाँ पर उसके उस चीज़ के खो जाने से उसको पहली जिम्मेदारी का एहसास होता है। इस लाइन से नाउ ही सेंसेस हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइन से जो है क्लियर होता है कि हमने ये जानने में हमको मदद मिलती है कि लड़के ने पहले कुछ भी नहीं खोया बॉल के खोने से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन, what does the poet say the boy is learning from the loss of the ball? कवि क्या कहता है कि लड़का गेंद के नुकसान से सीख रहा है। Try to explain this your own words. अपने शब्दों में इनको समझाने का प्रयास कीजिए। The poet means that the boy will learn the real truth of life. कवि का कहना है कि बालक जीवन के वास्तविक सत्य को सीख लेगा। He will learn how to move on life despite of incurring heavy losses. वह heavy losses मतलब भारी नुकसान उठाने के बावजूद भी जीवन में आगे बढ़ना सीखेगा। Everyone experience this in his her life when then loss either something or someone, और हर कोई अपने जीवन में इसका अनुभव तब करता है जब वे या तो कुछ खो देते हैं या किसी को। This harsh reality that loss things never come back make people strong enough to live their life by accepting this truth of life, और खोई हुई चीज़ें कभी भी वापस नहीं आने वाली, यह कठोर वास्तविकता जो है लोगों को जीवन के इस सत्य को स्वीकार करके अपना जीवन जीने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, मतलब घूमने की एपिस्टेमोलॉजी मीन्स समझ को समझाइए। घूमने के लिए यहाँ पर क्या ज्ञान बच्चे के मन में बच्चे ने पाया उसे समझाना है। द एक्सप्रेशन मीन्स नोइंग और अंडरस्टैंड द लॉस, यहाँ पर एक्सप्रेशन का मतलब जानना या समझना घूमने को। द बॉय इन दिस पोएम हैज़ हिज बॉल, यहाँ पर बच्चे की खुद की गेंद है। द पोएट डज नॉट वॉन्ट टू बाय अ न्यू वन
इट प्लेस, और यहाँ पर कभी दूसरी बॉल उसके लिए नहीं खरीदना चाहते। फॉर मनी इज़ एक्सटर्नल, के लिए जो पैसा है वह बाहरी है। एंड बर्थलेस मतलब बेकार है, मतलब यदि दूसरी की बॉल खरीदने के लिए पैसा जो है वह बेकार है। द लॉस वेयर इज गिव्स नॉलेज टू द बॉय, और जो घूमना है वह उसे ज्ञान देता है लड़के को। इट इट टीचेस हिम हिज फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हाउ टू स्टैंड अप टू अ लॉस, और यही पहली जिम्मेदारी उसे या पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे को सिखाती है कि यदि कोई चीज़ गुम जाए उसके बाद भी कैसे खड़े हुआ जाता है। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी ये जो पोयम है ये एंड होती है। आई होप आपको पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।